नमस्कार। देश जब बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। नोटबंदी के कारण शुरू हुई समस्या, उसके बाद जीएसटी ठीक से लागू नहीं हुई, उसके बाद फिर लॉकडाउन कर दिया गया क्योंकि कोरोना फैलना शुरू हो गया, तो लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हुई। अब पड़ोसी देशों की वजह से एक और मुसीबत हमारे सामने आ गई है, चीन और नेपाल। खासकर चीन के साथ जो हमारी झड़प हो रही है, आप सब जानते ही हैं कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, एक कर्नल को मिलाकर। और उसके अलावा एएनआई है एजेंसी, उसका कहना है कि 43 चीनी जो हैं फौजी वो भी मतलब मारे गए हैं। लेकिन हमारी जो फौज की ब्रीफिंग है उसमें उसका कहीं जिक्र नहीं है। और द ग्लोबल टाइम जो है चीन का जो सरकारी माउथपीस है, उन्होंने कहा तो है कि हाँ हमारे लोग मरे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 43 मरे हैं या 4 या 430। ये फिगर सिर्फ एएनआई की फिगर है, तो इस पर कितना यकीन किया जाए ये भी देखना बाकी है। इस पर राहुल गांधी ने एक वीडियो मैसेज दिया प्रधान सेवक मोदी के नाम कि आप सामने आइए, इतने देर से चुप क्यों है, क्योंकि 24 घंटे खामोशी छाई रही। कोई मंत्री नहीं बोला, कोई प्रधान सेवक भी नहीं बोले कुछ भी, और खामोशी छाई रही। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। आज प्रधान सेवक ने मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक की थी, उसकी शुरुआत में उन्होंने इसी मसले का जिक्र किया। उनका क्या कहना है, अब ये भी सुन लीजिए। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांतिप्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है,
हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ ले चलता हूँ। सन 62 में जो शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ी थी चीन के हाथों, उसके बाद सन 67 ये नाथुला में चीन से आमना सामना हुआ था। फिर सन 87 ही में चोला, यहाँ पर एक बार फिर आमना सामना हुआ था। और सन 87 में, उसके 20 साल बाद, ये सन 1987 में ये हुआ था जब अरुणाचल के इलाके में हुआ था। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिस्ट्री बता दूं। नाथुला में क्या होता सन 67 में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त। 11 सितंबर 1967 को झगड़ा शुरू हुआ, आमना सामना शुरू हुआ चीन की फौजों का, हमारी फौजों का। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, उसने भारतीय जो चौकियां थी उन पर नाथुला में हमला करना शुरू किया, जो 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक ये आपसी मुठभेड़ चलती रही। उसके बाद चीन की यहाँ पर शिकस्त हुई इंडियन फौज के हाथों। भारतीय सेनाएं फिर ड्रॉ बैक, पीछे आ गई चीनी फौजों को हमला करते करते, और चीनी बंकर्स बहुत सारे उन्होंने बर्बाद किए नाथुला में। उसके बाद 88 भारतीय फौजियों की शहादत हुई और उनके 300 से ज़्यादा सिपाही मारे गए चीन के। लेकिन इसका कहीं पर कोई ढोल पीट कर या गाजे बाजे के साथ प्रचार नहीं किया गया था, लिहाजा बहुत कम लोगों को मालूम है। ये तब था जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फिर उसी वक्त, ये तो हुआ था 11 सितंबर 1967 को, उसी साल हार से बौखलाए हुए चीन ने 1 अक्टूबर से, माने 15 दिन के बाद ही 1 अक्टूबर से चोला नाम की जगह पर हमला शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन उनको हैरानी तब हुई जब हमारी 711 GR और 10 JAK राइफल्स बहुत ही मजबूती से उन्होंने मुकाबला किया और चीन का जो हमला था उसका दुगना जवाब दिया, मैग्नीट्यूड का, रेशियो वाइज, अनुपात की दृष्टि से। 10 अक्टूबर तक चीन को बॉर्डर से भी 3 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा और ऐसी जगह जाना पड़ा जिनका नाम है काम बैरक्स, जहाँ पर चीन की फौज अभी तक है। लेकिन नाथुला और चोला हमारे पास हैं, ये दर्रे दोनों हैं हमारे पास हैं, और चीन ने कभी भी इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई। ये भी श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त हुआ। उसके बाद सन 1987 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सुमडोरोंग चू, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। सन 87 में ऐसा ही स्टैंड ऑफ हुआ जब चीन और भारत की फौजें आमने सामने आईं। लेकिन उस वक्त कूटनीति और मिलिट्री का जो आक्रामक रुख, ये दोनों साथ साथ चले थे और इससे सिर्फ आगे झगड़ा नहीं बढ़ा, बल्कि चीन को वार्ता करने के लिए मेज़ पर आना पड़ा, उसको मंजूर करना पड़ा कि वार्ता होनी चाहिए। ये इसलिए हुआ था क्योंकि सन 86 के अंत तक भारत ने अरुणाचल को स्टेटहुड दे दी थी, राज्य का दर्जा दे दिया था, जिस पर चीन ने अपना एतराज़ जताया था। लेकिन
तवांग का जो इलाका है उसको हथियाने की कोशिश, इसको एक प्रोवोकेशन माना गया, भड़काऊ गतिविधि मानी गई। सन 87 में चीन के जो तेवर थे शुरू में तो वैसे ही थे जैसे सन 62 में थे, लेकिन क्योंकि भारतीय फौज ने झुकने से इनकार कर दिया, साथ ही साथ कूटनीति भी चलती रही, तो लिहाजा कुछ नहीं कर पाया चीन इसमें। और उसके बाद जो उस वक्त के विदेश मंत्री थे एनडी तिवारी, वो मई 1987 में बीजिंग गए। उसके बाद से इससे भी मदद मिली कि जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये 3 मैंने आपको घटनाएं बताई हैं सन 62 के बाद से लेकर, यहाँ पर भारतीय सेना और भारत की जीत हुई है, लेकिन कभी भी कोई प्रचार नहीं किया गया, चुनाव में इनके नाम पर वोट नहीं मांगे गए। हम उम्मीद करते हैं कि इस दौर में जहाँ पर ये 5 मुसीबतें जिनका मैंने जिक्र किया, भारत जूझ रहा है 5 मुसीबतों से। नोटबंदी के असर से अभी तक जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था बैठ गई। जीएसटी अभी तक सही लागू नहीं हुई। कोरोना ये कुदरत की देन है, पूरी दुनिया में है, इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। और उसके अलावा लॉकडाउन, हाँ ये हमारा फैसला था, कितना सही साबित हुआ कितना गलत आपके सामने है, कि कोरोना कितना रुका और अर्थव्यवस्था कितनी और बैठी, ये सब आपके सामने है। और उसके बाद अब पड़ोसी देशों की तरफ से, चीन से और नेपाल से, पाकिस्तान से तो है ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बादल हम पर मंडरा रहे हैं सारे 5 किस्म के, हमारा देश भारत इतना खूबसूरत देश इनका सामना करेगा, देश सामना करेगा, और सरकारों को सद्बुद्धि मिलेगी कि वो काबिलियत से इनका मुकाबला कर पाए। आज प्रधान सेवक ने 15 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जिसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल थे। ये वो राज्य हैं जहाँ पर कोरोना की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। प्रधान सेवक ने मंगलवार को कहा था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो ग्रीन शूट्स दिखा रही है। ग्रीन शूट्स माने हरियाली दिखानी शुरू हो गई है। ग्रीन शूट्स अंग्रेजी का एक्सप्रेशन है, आप समझ गए कि जहाँ सूखे में हरियाली की कोंपलें दिखने लगें, इसका मतलब स्थिति सुधर रही है। तो ग्रीन शूट्स दिखानी शुरू हो गई हैं। और जो कोरोना से लड़ाई चल रही है, ये एक ऐसा उदाहरण है फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, यानी जो हमारे राज्य हैं उनके साथ मिलकर काम करने का, जो कि शुरू में ही कर देना चाहिए था, लेकिन मिलकर काम करने का, जहां राज्य और केंद्र मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि जो स्पीकर्स थे जिनको बोलना था उसमें उनका नाम नहीं था, लिहाजा चीफ सेक्रेटरी इसमें हिस्सा लिए। अब उनका नाम क्यों नहीं था, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। बहरहाल मैं आपको थोड़ा बता दूं। प्रधान सेवक ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हमारी ज़रूरी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब चाहिए तो मांग होती है, ये किससे मांग कर रहे हैं समझ में नहीं आया। और कोरोना के हर मरीज को सही इलाज मिलना चाहिए। इलाज देना सरकारों का काम है। हमें टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने की ज़रूरत है। और साथ में ये भी कहा कि अभी वेंटिलेटर और आईसीयू केयर की ज़रूरत सिर्फ कुछ ही मरीजों को पड़ रही है। उन्होंने ये माना कि 3 महीने पहले देश में पीपीई किट्स की कमी थी, यानी मार्च के महीने में। हम HW न्यूज़ नेटवर्क पर विनोद दुआ शो में ये बात उठा चुके थे, जिसको लेकर आजकल हम भी थोड़ा एक बादल के नीचे मंडरा रहे हैं, कानूनी बादल के नीचे। तब भी हमने मार्च के महीने में जिक्र किया था। तो आज प्रधान सेवक ने माना है कि 3 महीने पहले देश में पीपीई किट्स की कमी थी। अब हमारे पास 1 करोड़ पीपीई किट्स और इतने ही N95 मास्क मौजूद हैं। मैं आपको बता दिया, इससे पहले 16 जून को पंजाब, असम, केरल समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। जहाँ ये वो राज्य हैं जहाँ पर कोरोना का वायरस का असर कम देखने को मिला है। छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको स्थिति समझ में आ जाए। हमारे यहाँ 3.5 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में 2003 की मौत हुई है। 10,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। उसके अलावा कोरोना की कुल मौतों में 45% जो अनलॉक शुरू किया है तब हुई हैं, 15 दिनों में हुई हैं 45%। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में अगर ये बीमारी गांव में जाती है, जो जा चुकी भी है और जा रही है, क्योंकि जो बड़े शहरों से लोग गए हैं वापस गाँव की तरफ,
हो सकता है बहुत से लोग उनमें वो ले गए हों, लेकिन जो गांव में ही रहे, तो आजकल मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सबके पास हैं, स्मार्टफोन्स, तो उन्होंने शुरू से ही सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर दी थी, नाक वगैरह ढकना शुरू कर दिया था। और उसके अलावा जो बाहर से भी लोग आए उनको गांव से बाहर ही रखा गया क्वारंटीन में, ताकि उनके टेस्ट हो सके। लेकिन गांव में अगर उस तादाद में फैला जैसे शहरों में फैला है, तो ये महामारी का बहुत ही बुरा रूप होगा। हम उम्मीद करते हैं, दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस दौर से, ये जो बीत रहा है दौर, जहाँ पर ये 5 बलाएं हमारे सर पर आ गई हैं, 3 तो हमारी अपनी बनाई हुई हैं सरकार की, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। एक कुदरत ने दी है पूरी दुनिया को, उसके लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, कोरोना की। और एक जो पड़ोसी देशों से सीमा पर जो कुछ चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हमारा खूबसूरत देश इन तमाम अंधेरों से, बादलों से उभरेगा और एक बार फिर हम अपनी जो सामान्य जिंदगी है वो जी पाएंगे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।